वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम देखेंगे आज पावर स्टीयरिंग। इससे पहले मैनुअल स्टीयरिंग समझ में आ गया? स्टीयरिंग है क्या? स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, पूरा उसके मैंने लिंकेज दिखाए थे। एक पूरा सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग एंड ब्रेक। यदि ब्रेकों में कोई फेलियर आ जाए तो स्टीयरिंग द्वारा वाहन को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे सुरक्षित खड़ा किया जा सकता है। पर जब स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो उस समय ब्रेक काम करते हैं पर वो ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्पीड कम है तो गाड़ी ब्रेकों द्वारा कंट्रोल हो जाएगी, रुक जाएगी, भले ही थोड़ा सा आड़ी तिरछी खड़ी हो जाए या किसी चीज़ पे टकरा के खड़ी हो जाएगी वो। इसीलिए ब्रेक और स्टीयरिंग एक दूसरे से जुड़े हुए अभिन्न अंग हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल सिस्टम में रखा गया। पर स्टीयरिंग का संबंध सस्पेंशन से भी है। ये मैंने जब से सस्पेंशन शुरू किया था तब से कहता आ रहा हूँ कि ये सस्पेंशन स्टीयरिंग से इंटरलिंक्ड है। यदि सस्पेंशन के बुश कट जाएंगे तो वाहन सीधी सड़क पर भी लेफ्ट या राइट पुल करेगा। स्टीयरिंग, सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेक्स, ये बहुत ही आपस में सब अंदर तक जुड़े हुए हैं, इनका प्रभाव है, सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। पर ये तीन सिस्टम तो बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टीयरिंग का काम है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल प्रदान करना, मोड़ों को पूरा करना, अपने आप सेल्फ सेंटरिंग हो जाना, वापस स्टीयरिंग व्हील का अपने सेंटर पर आ जाना और पहिया जो खुला था वो सीधा हो जाना। ये सारा स्टीयरिंग के द्वारा संभव होता है। पर क्या होता है कि स्टीयरिंग को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है मैनुअल स्टीयरिंग में, खासकर किन में? मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स में। कारों में तो चल जाएगा, पर जो मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स हैं, जो लोड कैरियर्स हैं या पैसेंजर कैरियर्स हैं, उनका व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा है, उनका GVW ग्रॉस व्हीकल वेट वह भी ज़्यादा है। फिर जब ढलान पे वाहन चल रहा है तो उसमें लोड ट्रांसफ़र हो रहा है और इनर्शिया फोर्सेस, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील्स एंड टायर्स वाहन को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, तो वैसे भी लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। ब्रेकिंग के टाइम पर भी लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो लोड आगे पीछे जा रहा है। इसका प्रभाव भी स्टीयरिंग पर पड़ता है। जब आगे ज़्यादा लोड हो जाता है तब स्टीयरिंग भारी हो जाता है, उसको घुमाने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। इसमें ड्राइवर काफ़ी थक जाता है और कहीं पर ही शार्प कॉर्नर है, वो मोड़ पूरा नहीं होगा तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन सब को दूर करने के लिए, ड्राइवर को थकावट से बचाने के लिए, दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करने के लिए आजकल मॉडर्न वाहनों में पावर स्टीयरिंग सिस्टम यूज किया जाता है। और उत्तराखंड में तो हिल एरियाज़ में जो भी हैवी व्हीकल्स, मीडियम व्हीकल्स, इवन छोटी कारें, टैक्सीज, उनमें पावर स्टीयरिंग सिस्टम मैंडेटरी है। ट्रक और बस में यदि पावर स्टीयरिंग सिस्टम नहीं है तो वो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी उत्तराखंड में नहीं होगा। मैंडेटरी का मतलब होता है कानूनी आदेश जिसे मानना बाध्य है, बाध्यता है, उस आदेश का पालन करना आपकी बाध्यता है, कानून है वो। समझ में आई? ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल एंड मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा ये सब गवर्न होती हैं। वाहन का एक एक चीज़, उसका व्हील बेस, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी सेफ्टी, उसके सारे सिस्टम, सब सिस्टम एज पर ISO, BIS और मोटर व्हीकल एक्ट को फुलफिल करने वाले होने चाहिए।
तभी वह वाहन सड़क पर चल सकता है। उसको फिटनेस, फिट, अनफिट और डेंजरस, ये रिमार्क मिल सकता है। जो डेंजरस है वो तो चल ही नहीं सकता, जो अनफिट है उसे फिट किया जा सकता है मॉडिफिकेशन करके। आगे बात समझ। तो आज हम बात करेंगे पावर स्टीयरिंग सिस्टम में। तो लार्जर अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द ड्राइवर फॉर स्टीयरिंग ऑफ मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स। मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स को स्टीयर करने के लिए, मोड़ों पर सही सलामत चलने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ये बल जो ड्राइवर लगाता है, जिस कारण से ड्राइवर थक जाएगा, थक जाता है। थकने के बाद क्या है, फिर तो थकान में नींद आएगी और दुर्घटना को दावत है, वो बुलावा है। इसे दूर करने के लिए पावर स्टीयरिंग सिस्टम, पावर स्टीयरिंग सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। अब पावर स्टीयरिंग क्यों कहा गया है? इसमें जो भी शक्ति लगाई जा रही है वह असिस्टेड है, वो बाह्य बल लगाया जा रहा है, ड्राइवर कुछ नहीं लगा रहा। वो सारी शक्ति जो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए आवश्यक है वह या तो फ्लूइड अंडर प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा प्राप्त की जाती है। दो तरह से किया जाता है। पहला, दाबाधीन द्रव यानी फ्लूइड प्रेशर का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर का प्रयोग किया जाता है। तो एक होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग या EPS। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की। इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की। हाइड्रोलिक की क्या खूबी है? लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। पर यहां तो सारा काम फ्लूइड को कंप्रेस करके ही किया जा रहा है। लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, उस पर जो दबाव पड़ता है वह हर दिशा में, हर जगह को बराबर होता है। यानी एक किसी सिलेंडर पे यदि फ्लूइड को दबाया जाएगा, पहले तो ये दबेगा ही नहीं। इस पर जो भी बल लगेगा तो ये बल ट्रांसफर हो जाएगा और ये हर दिशा को बराबर लगेगा। तो फ्लूइड को थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल बना दिया जाता है, इसमें थोड़ा विस्कोसिटी लाकर। जो आइडियल लिक्विड है, पानी है, पानी की बोतल मैंने तुम्हें दबा के, पहले भी मैंने इस पर बात कर दी, पानी की बोतल दबा सकते हो? भरी हुई पानी की बोतल को दबी तुमसे? नहीं दबी। तो जब इसमें विस्कोसिटी और फिर इसे जो जितनी मात्रा में फ्लूइड यहाँ से निकला हुआ है, सिलेंडर का आकार बढ़ा देंगे, कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, वो मैंने हाइड्रोलिक क्लच पे इस पे पूरा वीडियो बनाया, पूरी बात हुई है बार बार। इसीलिए मैंने वो हाइड्रोलिक क्लच के टाइम पर ही पास्कल लॉ और इस फ्लूइड प्रेशर पर बात कर ली थी। एक ही चीज़, एक ही प्रिंसिपल है जो हाइड्रोलिक क्लच में भी लगा था, वो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी काम आ रहा है, वही हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में भी काम आ रहा है। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स बढ़ जाएंगे। जो भी सिस्टम है उसका एक बेसिक सिस्टम लेआउट होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और तब जाकर उसकी डिटेल में वर्किंग बताई जाएगी। सबसे पहले तुम्हें
पार्ट्स का लेआउट मालूम होना चाहिए। जब हाइड्रोलिक यहाँ पर आया है तो हाइड्रोलिक कोई ना कोई फ्लूइड है, ये सिस्टम सब अंडर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर ये काम कर रहा है। जो इसमें फ्लूइड हो रहा है वो यूज हो रहा है वो SAE 5W या 10W विस्कोसिटी रेटिंग का होता है। विस्कोसिटी इज नेसेसरी, विस्कोसिटी के द्वारा ही फ्लूइड जो है उसको कंप्रेसिबल बनाया गया है। अब ये विस्कोसिटी जो डिपेंड करती है किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेंट, मैंने तुम्हें बताया था विस्कोसिटी रेटिंग किस किस पर डिपेंड करती है ये रामकृष्ण? टेम्परेचर पर, वेरी गुड, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि गर्म स्थान है या ठंडा स्थान है। यानी तापमान पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है विस्कोसिटी कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे तापमान कम होगा विस्कोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो उस हिसाब से ही इसमें अलग अलग जगहों पर चलने वाले वाहनों में ये विस्कोसिटी रेटिंग अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? जो सिस्टम का प्रेशर होता है, सिस्टम प्रेशर होता है 7 मेगापास्कल का, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो तुम्हें ये भी जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी यहाँ तुम्हारा ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आगे जाकर रेलवे, ग्रेफ या अन्य किसी भी जगह तुम किसी भी सरकारी जॉब के लिए जब भी एग्ज़ाम दोगे वहाँ भी यही MCQs होते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो ये फ्लूइड अंडर प्रेशर है और प्रेशर है 7 मेगापास्कल का, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अब इतना सब मैंने बता दिया, तो सबसे पहले क्या चाहिए? इस रेटिंग का जो फ्लूइड है इसको रखने के लिए एक बर्तन चाहिए, कंटेनर। इस कंटेनर में फिर 2 मार्क होते हैं, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का। यह एक प्लास्टिक का एक डब्बा होता है। कैसा होता है अभी दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। एक कंटेनर है, फ्लूइड कंटेनर, जिसमें कि हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा जाता है, और यहां से निकलते हैं रबर हॉज। रबर हॉज एक है इनलेट, यानी वहां से जिससे कि फ्लूइड जा रहा है, और दूसरा है वापस आने वाला रिटर्न लाइन है। एक है जहां से फ्लूइड सिस्टम में जा रहा है और दूसरे पाइप से सिस्टम का फ्लूइड वापस कंटेनर में आ रहा है। अब ये जाता और आता कैसे है? इसे आने जाने के लिए जो प्रेशर इतना प्रोवाइड कर रहा है वो है पावर स्टीयरिंग पंप। क्या है? पावर स्टीयरिंग पंप। ये पावर स्टीयरिंग पंप इंजन कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। ये इंजन से ड्राइव लेता है एक वी बेल्ट के द्वारा या एक बेल्ट के द्वारा। अब वो वी बेल्ट भी हो सकती है, वो रिब्ड बेल्ट भी हो सकती है, वो टूथेड तो नहीं होती, हो सकता किसी में हो। ये वी एक बेल्ट के द्वारा ड्राइव लेता है। किसी किसी में अब जब भी जितनी भी चीज़ें हैं हमने देखी कि इंजन का पावर लॉस कितना ज़्यादा है। जब इंजन पड़ा था तब भी मैंने ये बात बोली थी कि इंजन को कई अन्य एसेसरीज को चलाना पड़ता है, जैसे कि अल्टरनेटर है, एसी का कंप्रेसर है, ऑयल पंप है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, और उसी तरह से एक पावर स्टीयरिंग का पंप। तो ये इन्हें चलाने के लिए जो शक्ति है वो भी इंजन के द्वारा ली जा रही है। तो इंजन की जो ब्रेक हॉर्स पावर है
यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से ये पावर लॉसेस सारी घट रही हैं। तो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड भी हैं कि पंप मैग्नेटिक क्लच लगाकर जब पंप की आवश्यकता हो, जब टर्न सेंसर से सिग्नल मिल रहा है कि टर्न करना है, तभी पंप चले और बाकी टाइम को रेस्ट हो, वो बेल्ट यूं ही स्लिप करती रहे, ताकि पुलिंग पावर का प्रभाव, उतना प्रभाव ना पड़े, पुलिंग पावर वीक ना हो, उसकी खिंचाव शक्ति वीक ना हो, जो इंजन की पावर जो लॉस हो रही है उसको बचाया जा सके। समझ में आ रही बात? यही पावर स्टीयरिंग पंप ये 7 मेगापास्कल के प्रेशर के साथ इस फ्लूइड को फिर आगे सिस्टम में भेज रहा है। तो स्टीयरिंग गियर में ही यह सारी व्यवस्था की गई है। जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, इसी के साथ वाल्व असेंबली लगी हुई। स्टीयरिंग गियर के साथ ही स्टीयरिंग गियर बॉक्स को साधारण भाषा में स्टीयरिंग गियर बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर गियर हैं। पहला गियर कौन सा है? वर्म है, जो घूम रहा है। जब ड्राइवर स्टीयर करने के लिए लेफ्ट या राइट टर्न कर रहा है, तो उसमें लगा हुआ एक वर्म चल रहा है, जो स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ लगा हुआ है। वो वर्म एक दूसरे रोलर को भी चला सकता है, वो किसी सेक्टर को भी चला सकता है, एक नट उसमें ऊपर नीचे चल सकता है, और वो नट ऊपर नीचे चलते हुए एक दूसरे सेक्टर को चला सकता है। इसीलिए ड्रॉप आर्म जो है अपने धुरे पर आगे पीछे घूमती है, फिर ये पुल एंड पुश रॉड को आगे पीछे करती है, और इसी तरह से फिर स्टीयरिंग नकल खुलते और बंद होते हैं। वो सारे स्टीयरिंग लिंकेज पे मैंने क्लियर किया हुआ। अब मेन चीज है ये वाल्व असेंबली। यही वाल्व असेंबली फ्लूइड को अंडर प्रेशर सिलेंडर में जाने दे रही है, और दूसरी तरफ का फ्लूइड को वापस फिर रिजर्वॉयर में आने दे रही है। तो ये वाल्व असेंबली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ड्राइवर को कोई शक्ति नहीं लगानी है, ये इतने बढ़िया तरीके से प्री डिटरमिन्ड टॉर्क है कि 1 किलोग्राम का बल जैसे ही ड्राइवर ने लगाया तो वो वर्म घूमा, उसके अंदर स्पूल है, वाल्व है, वाल्व खुला, जिस दिशा में घुमा रहा है उस वांछित जगह को प्रेशर जाना मांगता, उधर को खुल जाता है गेट, और रिटर्न लाइन बंद हो जाती है। ये वाल्व ही है जो ये दिशा दे रहा है, लेफ्ट की तरफ टर्न हो रही है, राइट की तरफ टर्न हो रही है, उसी तरफ को वो फ्लूइड को जाने का रास्ता दे रहा है और रिटर्न लाइन को बंद कर दे रहा है। समझ में आ रही बात? स्टीयरिंग वाल्व असेंबली, उसके बाद हैं प्रेशर पाइप्स। तो सिलेंडर के अंदर से फ्लूइड लीक ना हो तो ऑयल सील्स, पिस्टन के साथ ओरिंग्स एंड ऑयल सील्स। ये मोटे मोटे पार्ट बता रहा हूँ। जब इसे खोलेंगे तो खोल के उसके अंदर ये तुम्हें सारी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। समझ में आ रही? नहीं आ रही? क्लियर देखोगे? ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बोर्ड पे दिखाया पावर स्टीयरिंग, अब मैं तुम्हें ये वर्किंग मॉडल दिखा रहा हूँ पावर स्टीयरिंग का। वर्किंग मॉडल है, मतलब ये काम करता है। इसके द्वारा दिखाया जा सकता है कि कितनी आसानी से इसे टर्न किया जा सकता है, और टर्न करते समय होता क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स का लेआउट देख लो। ये गाड़ियों में थोड़ा सा अलग किस्म का हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बाकी ऐसा ही होता है, सारा ऐसे ही होता है। यहाँ पर इसे ड्राइव देने के लिए ये मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई हुई है। इसको हम सीधे इलेक्ट्रिक करंट से चला रहे हैं इस मोटर को। पर वाहन में जो ये पंप, ये वाला पंप, ये पावर स्टीयरिंग पंप, ये पंप इंजन से ड्राइव ले रहा है।
एक पॉइंटर ले आते यार। पावर स्टीयरिंग पंप, ये इस मोटर से ये बेल्ट के द्वारा ड्राइव ले रहा है, सेम बेल्ट होती है ऐसी ही, और ये वहाँ इंजन से ड्राइव ले रहा होता है। इंजन के जहाँ टाइमिंग कवर है, आगे टाइमिंग चेन, टाइमिंग बेल्ट है जहाँ लगी हुई रहती हैं, उधर ही ये पुली भी रहती है। समझ में आई बात? तो ये वाला पंप इंजन से ड्राइव ले रहा है, यहाँ मॉडल में हमने इसको एक मोटर से ड्राइव दी हुई है। ये है फ्लूइड रिजर्वॉयर, जो कि जिसमें ये कई ग्रेड के मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड के मिलेंगे। इस पे लिखा पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, वैक्सपॉल का है। इसमें इसका नंबर लिखा हुआ है और कौन सा डालना है ये एज पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो मैन्युफैक्चरर का है। मैन्युफैक्चरर ने आपके गाड़ी के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी है कि आपका इंजन ऑयल किस ग्रेड का पड़ना है आपके वाहन में, आपका पावर स्टीयरिंग पंप का ऑयल किस ग्रेड का पड़ना है, पावर स्टीयरिंग का ऑयल किस ग्रेड का पड़ना है, आपका ब्रेक फ्लूइड किस ग्रेड का पड़ा हुआ है, और जब आप बदलें तो किस रेटिंग का लें। ये सब उस मैनुअल में क्लियरली मेंशन्ड होता है। अपनी मर्जी से इन्हें चेंज नहीं करना है। समझ में आ रही बात? ये नहीं मिलता जुलता भी नहीं लेना है, सेम वही चीज़ लेनी है जो आपको बोली गई है, जो मैन्युफैक्चरर ने मैनुअल में लिखा हुआ है, उसी फ्लूइड का प्रयोग करना है। इसीलिए आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं अटकेगी नहीं। जो उसका पीरियोडिकल टेबल रखा हुआ है कि ये फ्लूइड 30,000 40,000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज कर देना चाहिए। यदि आपकी गाड़ी कम चलती तो उस पर टाइम भी लिखा हुआ है, 2 साल, 2 years या 2.5 years। दैट इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ दिस फ्लूइड। ये फ्लूइड की यह कितने दिनों तक चल सकता है, इसका फ्लश पॉइंट क्या है, इसका हिमांक क्या है, जमने का पॉइंट, और बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। तो उसी हिसाब से इसकी पीरियोडिकल मेंटेनेंस तय होती है कि कितने हज़ार किलोमीटर चलने के बाद और कितने दिनों के बाद इसे चेंज करना है। तो उसे चेंज कर लेना चाहिए। कैसे चेंज करते हैं हम अपनी गाड़ी का चेंज करेंगे पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि इसे चेंज कैसे करते हैं। आगे बात समझ में? तो अभी इसके पार्ट्स देखो। ये कंटेनर है, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम का ये मैक्स लिखा हुआ है, इसके नीचे मिनिमम लिखा है। तो ये हमेशा मैक्सिमम लेवल तक भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसमें एक जाने वाला है और एक वापसी वाला है, यानी 2 पाइप हैं, एक सिस्टम को जा रहा है और एक वापस आ रहा है। बाकी सिस्टम सेम है। ये स्टीयरिंग कॉलम है, इसके साथ ये स्टीयरिंग रॉड है, ये स्टीयरिंग व्हील है। इसे हम यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ एक नट के द्वारा ये उचित टॉर्क पर टाइट किया हुआ है। इसके भी इंटरनल स्प्लाइन है और शाफ्ट के एक्सटर्नल स्प्लाइन के साथ ये कनेक्टेड है। यहाँ पर से ये यूनिवर्सल जॉइंट है। ये क्यों दिया गए हैं? ये यूनिवर्सल जॉइंट हमेशा 2 यूज होते हैं। क्या होता है कि इसकी रोटेशन में और इसकी रोटेशन में फ़र्क आएगा। इस फ़र्क को दूर करने के लिए, व्हर्लिंग एक्शन को ख़त्म करने के लिए हमेशा डबल यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है? जबकि ड्राइव को थोड़ा सा एंगल में ट्रांसमिट करना है। हम इसको ऐसे नहीं करके थोड़ा सा एंगल दे दिया। कितना हो सकता है ये एंगल यूनिवर्सल जॉइंट्स के लिए? यस, 18 से 21 डिग्री, यानी 17 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री, जितने पर भी एज पर रिक्वायरमेंट, हमें जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसे, इस ड्राइव को थोड़ा सा इंक्लाइंड भी हम इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। और वहाँ पर के लिए प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल जॉइंट्स। तो ये 2 यूनिवर्सल जॉइंट इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि जो ड्राइव ट्रांसमिट हो रही है, इनपुट एंड आउटपुट गतियों में कोई फ़र्क ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, किसी भी तरह की व्हर्लिंग
ना हो। समझ में आ गई? इसके साथ जो लगी हुई है ये है टॉर्जन बार, यहाँ मैंने लिखी हुई है टॉर्जन बार। टॉर्जन मतलब जिस पर कि घुमाव पड़ता है। ये जो रबर हॉज लिखे हैं वो हैं ये रबर हॉज, देखो 1 2 3। ये है वो वाल्व असेंबली इसके अंदर, यानी जो स्टीयरिंग गियर है, जो पिनियन है इसके साथ लगा हुआ, वो पिनियन यहाँ इसके अंदर एक रैक भी चल रही है, दिखाई थी खोल के। ये रैक एंड पिनियन टाइप का पावर स्टीयरिंग है जो कि बहुतायत में प्रयोग है कारों में और एसयूवी में। आजकल कारों में लगभग सभी में यही रैक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर यूज है। पर जो पावर स्टीयरिंग का ये स्टीयरिंग गियर है, इसके ही बीच में वाल्व असेंबली है। जो वर्म इसके अंदर है और से अंदर यहाँ पिनियन तो यहाँ पे रैक के साथ है, पर यहाँ ऊपर एक वाल्व असेंबली है जिसके बाहर से 4 ओरिंग्स लगे हैं, उसमें होल्स हैं, उसके अंदर एक स्पूल है और वो स्पूल का ही काम है जो कि लेफ़्ट और राइट टर्न करते समय रास्ता खोल रहा है फ्लूइड को जाने के लिए। बहुत सारी ओरिंग्स हैं उसमें, नीचे 4 तो हैं ही हैं, ऊपर भी सील ताकि फ्लूइड लीक ना हो। और किसी भी शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बियरिंग्स। बियरिंग्स इसी के अंदर बियरिंग्स भी हैं। ऑयल लीक ना हो उसके लिए ऑयल सील्स एंड ओ रिंग्स हैं। ये जो जगह है जिसके अंदर रैक चल रही है, ये सिलेंडर है, पावर सिलेंडर इसको बोल सकते हैं। इस सिलेंडर के अंदर जो रैक है, हमने रैक एंड पिनियन टाइप का खोला था, तो उस रैक में रैक है क्या, जिसमें समान दूरी पर समान गहराई पर दांत कटे हैं। एक शाफ्ट को ऐसा चपटा करके इसमें समान दूरी पर और समान गहराई के गियर कटिंग है, तो ये बन गई रैक। इसको पिनियन को चलाएंगे तो ये रैक इसमें एक गति कर सकती है, रेखीय गति। जब भी एक गियर दूसरे गियर को चलाता है तो ड्राइविंग गियर यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो ड्रिवन गियर किस दिशा को चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सेम सिस्टम यहाँ पर यूज हो रहा है। पिनियन को हम घुमा रहे हैं, पिनियन इस रैक को चला रहा है। जब हम पिनियन को राइट टर्न दे रहे हैं तो रैक लेफ्ट को जा रही है, और जब हम पिनियन को लेफ्ट टर्न दे रहे हैं यानी स्टीयरिंग व्हील से, तो ये रैक राइट साइड को आ रही है। उसी हिसाब से पहिया लेफ्ट की तरफ खुल रहा है और राइट की तरफ खुल रहा है। ये पहले मैनुअल स्टीयरिंग पर इसकी बात क्लियर हो गई है। अब जो भी ताकत यहाँ पर लगाई जा रही है वो इस गियर को चलाने के लिए लगाई जा रही है। किसको चलाने के लिए लगाई जा रही है? इस पिनियन को, ताकि पिनियन रैक को चलाए। तो ये तो हल्की कार है, इसमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत भी नहीं है, परंतु फिर भी हैवी, मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा टॉर्क लगता है, तो वहाँ पर पावर स्टीयरिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे लोग पावर स्टीयरिंग नहीं लेते कारों में, पर हमारी कार तो पावर स्टीयरिंग है, अपने को पावर स्टीयरिंग ही मांगता। आदत होती है, यदि आपको पावर स्टीयरिंग की आदत नहीं है और आप पावर स्टीयरिंग वाहन पर चलोगे, जो गाड़ियाँ बिना पावर स्टीयरिंग की हैं वो 2.5 से 3 चक्कर में पूरा टर्न लेती हैं, पर जो पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी है वो स्टीयरिंग व्हील के 1 से 1.5 चक्कर में ही फुल लॉक तक पहिया खुल जाता है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ पावर स्टीयरिंग। इसमें ड्राइवर को कुछ ताकत नहीं लग रही है, वो जब भी इस पर 1 किलोग्राम का यानी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है
तो इसके घूमने से यहाँ ये वाल्व एक्चुएट हो रहा है इसके अंदर। ये जो फ्लूइड अंडर प्रेशर यहाँ मोटर के चलने से इस पंप ने, यानी इंजन के स्टार्ट होने से इस पंप ने जो 7 मेगापास्कल का प्रेशर बनाया, वो प्रेशर अंडर प्रेशर इसके अंदर इंटर हो रहा, जा रहा। फिर वो इन हाई प्रेशर पाइप्स के द्वारा, ये हाई प्रेशर पाइप्स हैं, ये मेटल के पाइप हैं, इनके द्वारा इस सिलेंडर के अंदर जा रहा। समझ में आ रही बात? एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। जब ये फ्लूइड इसके अंदर जा रहा है, इनके बीच में एक पिस्टन है। पिस्टन क्या है? क्योंकि रैक के जो दूसरा सिरा है वो गोल है और उसके बीच में, अब जब यहाँ फ्लूइड आ रहा है बच्चा, तो वो फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर भर रहा है, ना वो यहाँ से लीक होना चाहिए ना यहाँ से लीक होना चाहिए। और जो पिस्टन है, उस पिस्टन के ऊपर भी एक स्लॉट बना हुआ है। उस स्लॉट में 2 ओरिंग फिट होते हैं, एक छोटा सा, फिर उसके बाद एक और बाहर से उसके, और तब वो ओरिंग, अब ओरिंग फिट करने से क्या हुआ, एक तो फ्लूइड उस चैम्बर का इस चैम्बर में नहीं आ सकता, पिस्टन के रास्ते ये बोर कटने की वजह से ही आएगा। जब ये पिस्टन इसमें बार बार दाएं बाएं जा रहा है, आपने इसका ऑयल चेंज किया नहीं टाइम से, तो ये कंटेमिनेशन होगी इसमें। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में वो सारी चीज़ें तुम्हें बताई है पिछले साल से, ये लगातार वही क्लास चल रही है, 2 साल का कोर्स है। इतना पढ़ाई कराने का मतलब ये है कि तुम्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी हो कि इस फ्लूइड, ये फ्लूइड बना किस चीज़ का है, क्या है ये खनिज ऑयल है, ये मिनरल ऑयल है, ये ज़मीन से निकला हुआ है, प्यूरिफाई करके बनाया हुआ है, इसमें पॉलीमराइजेशन हुआ है, बहुत सारे अन्य तत्व मिलाए गए हैं, डिटर्जेंट मिलाया गया है, इसमें एंटी रस्ट मिलाया गया है, एंटी कोरोजन एलिमेंट्स वगैरह, इसमें बहुत सारे तत्व मिलाए गए हैं, उसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और वो एक निर्धारित समय के बाद वो डिकम्पोज होंगे। वो कोई भी यौगिक है, कंपाउंड, वह फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वह अपने अवयवों में टूटेगा, उसमें लिकर बनेगा, वार्निश बनेगा, और इस तरह से वो इसके अंदर जो छोटे छोटे होल हैं उनमें जाकर कंटेमिनेट भी हो सकता है, जम भी सकता है, उनको कम भी कर सकता है, और ऑयल सील्स वगैरह पर, रबर पार्ट्स पर वह दुष्प्रभाव डालेगा। तो ऑयल सील भी लीक होगी, ओरिंग्स कटेंगे, और उसका सीधा सीधा प्रभाव कंट्रोल सिस्टम पर पड़ेगा, स्टीयरिंग के कंट्रोल पर पड़ेगा और फेलियर होगा। ब्रेक फेल होने पर स्टीयरिंग से वाहन को कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु स्टीयरिंग फेल हो जाने के बाद बहुत मुश्किल से ब्रेकों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि टर्निंग पर यदि स्टीयरिंग फेल हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। ये फ्लूइड इस मोटर के चलने से जब भी ड्राइवर इसे लेफ्ट टर्न दे रहा है तो यहाँ पर रास्ता खुल रहा है, और देखो इस ये जो फ्लूइड गया वो इधर से इस वाले चैम्बर में गया और इसने रैक को धकेलना शुरू कर दिया। देखो यहाँ गया फ्लूइड, यहाँ वाले फ्लूइड ने धक्का मारा, ड्राइवर को ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब लेफ्ट घूम रहा है तो फ्लूइड कहाँ जा रहा है? राइट वाले चैम्बर में जा रहा है। तो जब लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तब देखा इस सिलेंडर में जा रहा है फ्लूइड और इसको इधर को धकेल दे रहा है, रैक को इधर को धकेल दे रहा। और जब हम राइट टर्न कर रहे हैं तो फ्लूइड इस तरफ से जा रहा है और रैक को, पिस्टन को उधर को धकेल दे रहा है। पिस्टन के साथ ही रैक लगी है, वो आगे पीछे जा रही है। रैक के साथ ये लगी हुई है टाई रॉड, और लास्ट में ये है टाई रॉड एंड इसी से कल तुमने अलाइनमेंट करी थी, इसे लूज करके फिर इसे घुमा कर इससे टो इन टो आउट किया था और
जो मैकफर्सन स्टड के साथ जो केम वाला बोल्ट है उससे तुमने सबसे पहले क्या करना है, कैम्बर तब जाकर करनी है टो इन या टो आउट को जो भी एडजस्ट करना, ठीक है। तो इट्स इनफ फॉर द डे, हैव ए ग्रेट डे।